हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट इज़ द थ्योरी रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर एंड द वाइवा क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पाल्पेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड, व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मेथड एंड what are the different Korsakoff sounds, what is the auscultatory gap, so etc. Viva related question we will look here. Now let's start the what is blood pressure. Blood pressure is the lateral pressure exerted by the column of blood on the walls of artery. जब हम blood pressure की बात करते हैं तो it denotes the arterial blood pressure which is recorded during the systole and diastole. So there are two types of blood pressure. One is systolic blood pressure and one is diastolic blood pressure. So systolic blood pressure is the maximum pressure recorded during the cardiac cycle. तो ये कब रिकॉर्ड होता है? ड्यूरिंग द सिस्टोल, तो इसको हम कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, जो कि डायस्टोल में रिकॉर्ड होता है, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मेनली डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट पर, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मेनली डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर. तो ऐसे फैक्टर जो कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे फैक्टर जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं. पेरिफेरल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमीटर ऑफ द वेसल्स पे एंड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड पे. तो हम देखते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, अपार्ट फ्रॉम दैट पल्स प्रेशर. तो पल्स प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज पल्स प्रेशर. तो प्लस पल्स प्रेशर जो है, जो प्रेशर है इन द आर्टरी वो पल्सेटाइल फ्लो होता है सिस्टोल और डायस्टोल में. तो पल्सेटाइल नेचर की वजह से जो है टिश्यू परफ्यूजन हो पाता है प्रॉपर्ली. तो जो पल्स प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस दैट इज 20 to 50 mm ऑफ Hg नॉर्मली. फिर हम बात करते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर. तो जो एवरेज ब्लड प्रेशर है या एवरेज प्रेशर है इन द आर्टरी दैट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर, और ये होता है 75 to 105 mm ऑफ Hg. Again, mean arterial pressure is required for the tissue perfusion as well as forward movement of the blood in the lumen of the blood vessels. Now, normal value of the blood pressure. So, according to the GNC guideline, GNC 8 guideline, what is the classification of high blood pressure and the normal blood pressure? So, according to GNC guideline, normal blood pressure, systolic blood pressure is 100 to 190 mm of Hg, diastolic blood pressure is 60 to 79 mm of Hg. तो ये नॉर्मल रेंज है. अब 190 तक नॉर्मल है. अब यदि 120 है ब्लड प्रेशर तो 120 to 139 mm Hg को हम प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में कंसीडर करते हैं. अगेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 mm of Hg को हम प्री हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं. देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन, Stage 1 is 140 to 159 mm Hg, systolic blood pressure, diastolic 90 to 99 mm of Hg. Stage 2 hypertension is 160, more than 160, 160 to 179, and diastolic is 100 to 109 mm of Hg. And third stage hypertension is more than 180 systolic or more than 110 diastolic blood pressure. So this is the criteria for normal blood pressure and the high blood pressure. Now what are the methods for recording blood pressure? So there are two method broadly. One is direct method and one is indirect method. तो direct method क्या होती है? इसमें हम डायरेक्ट आर्टरी में कैनुला लगाते हैं और उस कैनुला को हम अटैच करते हैं मैनोमीटर से और उसका डायरेक्ट ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं. तो ये मेथड जो है वो स्पेशली रिसर्च पर्पज से यूज़ करते हैं एनिमल्स में, या फिर थोरेसिक सर्जरी में जो ओपन सर्जरीज होती हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं. ये इन्वेसिव प्रोसीजर है तो जनरली हम ये यूज़ नहीं करते. देन इनडायरेक्ट मेथड. तो इनडायरेक्ट मेथड जो होती है दैट इज पाल्पेटरी मेथड, ऑस्कल्टेटरी मेथड एंड ऑसिलेटरी मेथड. पाल्पेटरी में हम सिंपली पाल्पेट करते हैं रेडियल आर्टरी को, ब्लड प्रेशर कफ लगाते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं. जिस प्रेशर पे रेडियल पल्स हमको फील होना बंद होती है उससे हम थोड़ा अबव ऑक्लूड करते हैं आर्टरी को, फिर धीरे धीरे उसको डिफ्लेट करते हैं. जिस पॉइंट पे वो आर्टरी और कफ का प्रेशर इक्वल हो जाता है और हमको पल्स अगेन रीअपियर होने स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विच इज रिकॉर्डेड बाय द पाल्पेटरी मेथड. अब पाल्पेटरी मेथड का से जो है मेनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही रिकॉर्ड होता है, इससे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं. दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि जब हम ब्लड प्रेशर कफ को डिफ्लेट करते हैं और जब कफ का प्रेशर आर्टरी के प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब एक्चुअल में दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. लेकिन जब तक वो फॉल होकर हमें पल्स के फॉर्म में फॉर्म होता है ब्रेकियल आर्टरी से, वो रेडियल पल्स तक पहुंचता है, पल्स फॉर्म होती है और फिर हमें रेडियल पल्स फील होती है, जब तक जो है वो मर्करी मैनोमीटर का या जो मैनोमीटर है उसका प्रेशर जो है थोड़ा फॉल हो जाता है जब तक हम उसको फील करते हैं रेडियल आर्टरी में. तो इससे एक्यूरेट पाल्पेटरी मेथड से एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं. 6 to 8 mm Hg का डिफरेंस आता है ऑस्कल्टेटरी और पाल्पेटरी मेथड में. तो ये उतनी एक्यूरेट मेथड नहीं होती है. फिर भी हमको ऑस्कल्टेटरी मेथड के पहले हमें पाल्पेटरी मेथड प्रेफर करनी होती है जस्ट टू ओवरकम ऑस्कल्टेटरी गैप. मैं ऑस्कल्टेटरी गैप क्या है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. बिफोर दैट अनदर मेथड इज ऑस्कल्टेटरी मेथड. ऑस्कल्टेटरी मेथड में हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं. हमको पहले पाल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रफ एस्टिमेशन लगा लेना है और उससे फिर
20 to 30 mmHg ज़्यादा प्रेशर इन्फ्लेट करना है, कफ लगाना है, और फिर स्टेप्स के यूज़ से हम, ऑस्कल्टेशन के यूज़ से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसके जो प्रोसीजर है हम वीडियो में देखते हैं कि ऑस्कल्टेटरी मेथड कैसे यूज़ करते हैं, बट इट इज़ एक्यूरेट मेथड एंड इट रिकॉर्ड्स बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ। नाउ नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मेथड। ऑसिलेटरी मेथड जो है दैट इज़ नॉट एज गुड एज द अदर टू मेथड। जो ऑसिलेटरी मेथड में हम सिर्फ रफ एस्टिमेशन लगा पाते हैं, इसे प्रॉपर नहीं आता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑसिलेटरी मेथड जो है वो सिंपली जैसे पाल्पेटरी मेथड now we will see how to record blood pressure. This is the sphygmomanometer. ये एक LED sphygmomanometer है. sphygmomanometer में हम देखेंगे कि ये इन्फ्लेटेबल बैग होता है. ये जो इन्फ्लेटेबल बैग होता है इसमें ये कवर होता है, नॉन डिस्टेंसिबल कवर क्लॉथ से कवर होता है. इसे हम कहते हैं राइवा-रॉसी कफ. राइवा-रॉसी कफ में दो रबर ट्यूब होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दो रबर ट्यूब हैं. एक रबर ट्यूब जो है शॉर्ट रबर ट्यूब है जो कि रबर पंप से अटैच होती है, और यहाँ पे एक लॉन्ग रबर ट्यूब होती है. जो लॉन्ग रबर ट्यूब होती है वो डायरेक्टली मैनोमीटर से अटैच होती है. तो ये हमारा जो है वो मरकरी मैनोमीटर नहीं है, अदरवाइज ये मरकरी मैनोमीटर से अटैच होता. ये हमारा सिंपल मैनोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि LED बेस्ड है. तो ये लॉन्ग रबर ट्यूब जो है वो मैनोमीटर से कवर्ड होती है. ये जो रबर पंप है, रबर पंप में एक वॉल्व होता है जिससे कि हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं. इन्फ्लेशन के टाइम पे हम इसको टाइट करके यहाँ से इन्फ्लेट कर सकते हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते हैं इस वॉल्व के थ्रू, तो ये डिफ्लेट हो जाता है. फिर हम ये स्फिग्मोमैनोमीटर में देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्किंग होती है जो कि 2 का इसमें डिफरेंस होता है. ये 0 से 300 तक इसमें मार्किंग होती है. और ये डिस्प्ले होता है जिसमें कि हम जैसे जैसे डिफ्लेट या इन्फ्लेट करते जाते हैं तो जितना प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है इस डिस्प्ले में शो होता है. यहाँ पे ऑन एंड ऑफ बटन होता है. ये बैटरी बेस्ड एपरेटस है. इसमें यहाँ पर बैटरी होती है जिससे ये ऑपरेटेड होता है. सो दैट इज अबाउट द स्फिग्मोमैनोमीटर. अब हम देखते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर कैसे रिकॉर्ड करना होता है. ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए हमको सबसे पहले इसको ऑन करना है. इसमें हमको देखना है कि कोई एरर तो नहीं है, हमको 0 एरर चेक करना है. इन केस यदि इस डिस्प्ले में आपको मार्किंग में ये 0 पर नहीं दिख रहा है, हायर लेवल पर है, यहाँ पे आपको 0 नहीं दिख रहा है, तो वो एरर को हमको नोट डाउन करना है. जो भी हमारी रीडिंग आती है उसमें हमको उस एरर को ऐड डाउन करना होता है. नेक्स्ट इज हमको कैसे राइवा-रॉसी कफ को कैसे टाई करना है. जो ये राइवा-रॉसी कफ होता है इसका साइज जो ये 12.5 × 23 सेंटीमीटर का होता है फॉर द एडल्ट. यदि हमारा सब्जेक्ट ओबीज है या फिर ओबीज पर्सन है या हम लोअर लिम्ब में जब इसको यूज करते हैं तो हम जो हमारा आर्म का सर्कमफ्रेंस है, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, उसको हमको उसका डायमीटर चेक करना होता है. और उस डायमीटर के विड्थ जो है इसकी राइवा-रॉसी कफ की उस मिड आर्म सर्कमफ्रेंस के डबल होनी चाहिए. और ये जो लेंथ है ये 2/3 एरिया सर्कमफ्रेंस का कवर करना चाहिए. हम चिल्ड्रंस में इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू एज इसकी विड्थ चेंज हो जाती है. लाइक 1 ईयर का यदि चाइल्ड है तो इसमें इसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर होती है. 5 ईयर्स का चाइल्ड है तो इसमें इसकी विड्थ 4 ईयर या 5 ईयर्स में इसकी विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर. 8 ईयर्स की चाइल्ड में इसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर होती है. और यदि एडल्ट है तो जैसा मैंने बताया 5 सेंटीमीटर होती है. तो लेंथ चेंज होती है. अब हम देखते हैं कि इसको हमको कैसे टाई करना है. जब भी हम इसको टाई करते हैं तो हमको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट की स्लीव है उसको हमको इतनी फोल्ड नहीं करना है कि यहाँ पर ये टॉनिकेट इफेक्ट लगे. तो हमको सिर्फ इतना ही रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा टिश्यू रेजिस्टेंस ना लगाना पड़े, प्रेशर ज़्यादा हमको नहीं रेज करना पड़े. हमको इसको जिस पोर्शन में इसको टाई करना है हमको उस पोर्शन में स्लीव का पार्ट नहीं आना चाहिए.
तो जब हम इसको टाई करते हैं तो हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो एल्बो वाला पोर्शन है इसे 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर अबव कफ को टाई करना है। ये जो ट्यूबिंग होती है ये मीडियल एस्पेक्ट पर आनी चाहिए। थोड़ा सा ये ज़्यादा मीडियल हो गया, ये मीडियल एस्पेक्ट पर ट्यूबिंग होनी चाहिए। फिर हमको सब्जेक्ट को कहना है कि थोड़ा सेमी प्रोनेटेड स्टेट में रहेगा उसका हैंड, और हमको उसका जब हम उसको इस तरीके से टिल्ट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, तो हमको जो उसका टेंडन है, बाइसेप्स टेंडन, हम वो फील कर पाते हैं। तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो मीडियल टू द बाइसेप्स टेंडन होती है, तो हम यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी को फील कर सकते हैं। तो हमको स्टेथ यूज कर सकते हैं, स्टेथ यूज करना है। जहाँ पे भी हमको ब्रेकियल आर्टरी फील हो रही है वहाँ पे हमको स्टेथ रखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मेथड होती है, वन इज पाल्पेटरी मेथड एंड सेकंड वन इज ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो जो हमें फर्स्ट पाल्पेटरी मेथड यूज करनी होती है, तो हम पेशेंट का हैंड सेमी प्रोनेटेड स्टेट में रखेंगे और 3 फिंगर से हमको रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करना है। यहाँ पर मुझे रेडियल आर्टरी पाल्पेट हो रही है। वन हैंड में हमको ये रबर पंप को होल्ड करना होता है और इसका जो डिस्प्ले होता है वो हमारे आई के सामने होना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले इसको बिल्कुल डिफ्लेट कर देते हैं। तो ये एरर 0 एरर इसमें 0 पर है, कोई एरर नहीं है। डिफ्लेट कर दिया है, रेडियल आर्टरी मुझे पाल्पेट हो रही है। अब मैं इसको टाइट कर दूंगी और इन्फ्लेट करना स्टार्ट करूंगी। जब मैं इसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट करती हूँ तो जिस भी पॉइंट पे मुझे रेडियल आर्टरी की पल्सेशन फील होना बंद हो जाती है, उससे 20 to 30 mmHg मुझे हायर लेवल पर रेज करना है प्रेशर, और धीरे धीरे मुझे ये वॉल्व के हेल्प से 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मुझे इसको डिफ्लेट करते रहना है। फिर जिस पॉइंट पे मुझे रेडियल आर्टरी का पल्सेशन फील हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मुझे 94 पर रेडियल आर्टरी का पल्सेशन अगेन फील होना स्टार्ट हो गया, दैट इज वी विल कंसीडर इट एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये पाल्पेटरी मेथड से हमने पाल्पेटरी मेथड से हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया। तो पाल्पेटरी मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं होती है, क्योंकि जो हम पाल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं, हम इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा इससे डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको डिफ्लेट करते हैं तो जब ब्रेकियल आर्टरी का प्रेशर कफ के प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज एक्चुअल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन जब वो इक्वल हो जाता है तो थोड़ा स्मॉल अमाउंट ही ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू। तो वो इतना कम जो ब्लड का अमाउंट है वो हम हो सकता है पल्स वेव फॉर्म ना करें तो हम उसको रेडियल पल्स के थ्रू अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज कि जब हम इसको मेजर करते हैं, रेडियल पल्स को फील करते हैं, तो जब ब्रेकियल आर्टरी से रेडियल आर्टरी तक पहुंचती है पल्स वेव, तो जो हमारे स्फिग्मोमैनोमीटर का की फाइंडिंग्स है वो कुछ लेवल नीचे आ जाती है। तो हम जब तक उसको रेडियल पल्स को फील करते हैं और हम वहाँ पर उसकी फाइंडिंग देखते हैं, जब तक वो कुछ 6 to 8 mmHg जो है वो फॉल कर चुका होता है। तो ये इतनी एक्यूरेट मेथड नहीं है, इससे 6 to 8 mmHg एज कम्पेयर टू द ऑस्कल्टेटरी मेथड लोअर फाइंडिंग्स हमको मिलती है। अब सेकेंड मेथड इज ऑस्कल्टेटरी मेथड। ऑस्कल्टेटरी मेथड हमको विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप यूज करना है। इसको हमको जहाँ पर भी ब्रेकियल आर्टरी हमारी फील हुई थी मीडियल टू द बाइसेप्स टेंडन, वहाँ पर हमको अपना डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप रखना होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मीडियली, एंटीरियरली और मीडियली है। हमको स्टेथोस्कोप इस तरीके से यूज करना है। डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप ये ऑन है, मीडियली प्लेस करना है। वन हैंड से हमको रबर पंप को होल्ड करना है, अगेन इसको टाइट करना है और इन्फ्लेट करना है। इसको डिफ्लेट करना स्टार्ट करना है। 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हम इसको डिफ्लेट करेंगे, नॉट मोर देन दैट। जिस पॉइंट पे भी मुझे 94 पे मुझे स्टार्ट हुआ साउंड, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तुमको ये याद रखना है कि जब हम स्टेथ को ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं तो हमको कोई साउंड सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आर्टरी अक्लूड हो चुकी होती है, वहाँ पे कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको डिफ्लेट करते जाते हैं और जिस पॉइंट पे आर्टरी का ब्लड प्रेशर जो है, आर्टरी का प्रेशर कफ के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उसका ऑक्लूजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट पे एक टर्बुलेंट फ्लो होगा ब्लड का, जिसकी वजह से हमको साउंड आना स्टार्ट होगा। तो वो जो फेंट और टैपिंग साउंड होता है वो हमको अप्रिशिएट करना है, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर धीरे धीरे जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, एक सीरीज ऑफ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जिस पॉइंट पे साउंड जो है वो मपल और फेंट हो जाता है,
और फाइनली डिसअपियर हो जाता है, दैट इज आर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमको इससे 2 फाइंडिंग्स लेनी होती हैं। सपोज यदि देयर आर 2 मोर देन 5 mmHg डिफरेंस बिटवीन 2 रीडिंग, तो हमको फिर थर्ड रीडिंग लेनी होती है और फिर तीनों रीडिंग का हमको एवरेज लेना होता है, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द बीपी मॉनिटरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट को हमको प्रॉपर 5 मिनट रेस्ट देना है। यदि वो फिजिकल एक्सर्शन करके आया है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो हमको उसको ओवरकम करना है, 5 मिनट का प्रॉपर रेस्ट देना है, अदरवाइज हमारी रीडिंग जो है वो हाई आएगी। नंबर 2, हमको 0 एरर चेक करना है स्फिग्मोमैनोमीटर में। यदि लेवल ऑफ मरकरी या फिर हम एलईडी से ले रहे हैं तो उसका जो लेवल है वो 0 से अबव या बिलो है, तो हमको उसको अपनी फाइंडिंग्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि ये ऊपर है या नीचे है उसका लेवल। नंबर 3, जो हम ब्लड प्रेशर कफ टाई करेंगे तो हमको एल्बो से 2.5 सेंटीमीटर अबव टाई करना है। 2 फिंगर इंसर्ट करके देखना है, इसे 2 फिंगर से ज़्यादा इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, 2 फिंगर से कम इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत टाइट और बहुत लूज नहीं टाई करना है। ब्लड प्रेशर कफ को लॉन्ग टाइम तक हमको इन्फ्लेट करके नहीं रखना है, अदरवाइज रिफ्लेक्स वॉसोकंस्ट्रक्शन हो जाता है और हमको फॉल्सली हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। ब्लड प्रेशर कफ पेशेंट का हैंड और स्फिग्मोमेनोमीटर को एट द लेवल ऑफ हार्ट प्लेस करना होता है। तो वाई शुड द कफ बी प्लेस एट द लेवल ऑफ हार्ट? क्योंकि हार्ट के लेवल पर प्रेशर हम लेते हैं, यदि हम अबव द लेवल ऑफ हार्ट जाते हैं तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। का जस्ट अपोजिट, यदि हम बिलो द लेवल ऑफ हार्ट जाते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अपोजिट इफेक्ट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कितना मैग्नीट्यूड चेंज होता है अबव लेवल ऑफ हार्ट या बिलो लेवल ऑफ हार्ट पे जाने में? 0.77 mm ऑफ Hg पर सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट से ब्लड प्रेशर चेंज होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 प्लस 0.77 इंटू मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा यदि हम बिलो द लेवल ऑफ हार्ट जाएंगे, या फिर 100 माइनस 0.77 इंटू मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा जब हम हार्ट के लेवल से अबव डिस्प्लेस करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर को। तो इट डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वी हैव टू कीप ब्लड प्रेशर कफ और स्फिग्मोमैनोमीटर एट द लेवल ऑफ हार्ट ओनली। नेक्स्ट प्रिकॉशन है कि जब हम ब्लड प्रेशर के वॉल्व को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करते हैं, तो जब हम इन्फ्लेट करके वापस डिफ्लेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमको 2 to 3 mmHg पर सेकेंड से ही वो डिफ्लेट करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यदि हाई फास्ट हम करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो अंडर एस्टिमेट होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर एस्टिमेट हो सकता है। सबसे पहले हमको पाल्पेटरी मेथड से करना है, फिर हमको ऑस्कल्टेटरी मेथड में जो पाल्पेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया था उसके अकॉर्डिंग हमें 20 to 30 mmHg हायर लेवल पे जाकर हमको ब्लड प्रेशर को इन्फ्लेट करना है और फिर डिफ्लेक्शन स्टार्ट करना है। तो हमें पहले पाल्पेटरी मेथड से लेना है, फिर हमें ऑस्कल्टेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करना है टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ऑस्कल्टेटरी गैप। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि व्हाट इज़ ऑस्कल्टेटरी गैप। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज़ हमको यदि पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है तो हमको 200 से अबव तक जाकर हमको उसको इन्फ्लेट करना होता है, उसमें भी हमको ऑस्कल्टेटरी गैप की वजह से फॉल्स फाइंडिंग ना मिले इसलिए। तो हमको, और यदि पेशेंट परप्यूरा ओल्ड एज पेशेंट है, वो परप्यूरा या टिटनी के चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हमको उसको कहना है कि वो अपने फिस्ट को टाइटली क्लोज कर ले जब हम ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं, और ऐसे पेशेंट में हमको लॉन्ग टाइम तक ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट नहीं रखना होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशंस इन ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करते हैं तो एज का इफेक्ट होता है। चिल्ड्रंस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 to 190 mm ऑफ Hg, वाइल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 50 to 79 mm ऑफ Hg नॉर्मली। एडल्ट में हम देख चुके हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम एडल्ट्स की बात करें तो उनमें नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mm ऑफ Hg तक नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो 90 mm ऑफ Hg तक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है एडल्ट्स में। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर की। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें ब्लड प्रेशर एज़ कम्पेयर टू द मेल कम मिलता है, क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरॉन की इफेक्ट से वस्कुलर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, और उनमें कुछ वेगल ड्राइव्स भी होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल, जिसकी वजह से भी उनमें हार्ट रेट कम मिलती है और ब्लड प्रेशर कम मिलता है। तो जेंडर का इफेक्ट होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ईटिंग आफ्टर मील हमको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ मिलता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है आफ्टर मील।
देन इमोशनल एंड एक्साइटमेंट का इफेक्ट होता है, इमोशनल या एक्साइटमेंट से पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्लीप की हम बात करें तो स्लीप की कंडीशन में ब्लड प्रेशर हमको स्लाइटली डिक्रीज मिलता है, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाता है ड्यूरिंग द स्लीप, तो ब्लड प्रेशर हमको कम मिलता है। फिर नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक ड्राइव इंक्रीज हो जाती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आफ्टर एक्सरसाइज इंक्रीज मिलता है। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज क्या है। यदि माइल्ड एक्सरसाइज है तो वासोकंस्ट्रिक्शन से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलेगा, लेकिन यदि मॉडरेट एक्सरसाइज है तो ये अनचेंज हो सकता है या फॉल हो सकता है। लेकिन सीवियर डिग्री के एक्सरसाइज में मेटाबॉलिज्म के एक्यूमुलेशन की वजह से और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल मिलता है सीवियर एक्सरसाइज में। पॉस्चर की बात करें तो सिटिंग या स्टैंडिंग की कंडीशन में पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो हमको ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलता है, पर्टिकुलरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हॉट एनवायरनमेंट या इंक्रीज टेम्परेचर से वासोडायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ब्लड प्रेशर कम मिलता है। और कोल्ड का इफेक्ट देखें तो हमको कोल्ड में वासोकंस्ट्रिक्शन होता है तो हमको ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हाई ब्लड वॉल्यूम की वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हमको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलता है। लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर अपोजिट इफेक्ट होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि उनमें प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से मस्कुलर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको कम मिलता है प्रेगनेंसी में। सो दीज आर दी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर जो है कुछ कंडीशंस में हाई हो जाता है, इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और कुछ डिजीज़ में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। So there are different causes for the hypertension and hypotension which we will study in different video related to the theory of cardiovascular physiology. नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन है, इसकी जो प्रॉपर साइज ऑफ कफ नहीं है, यदि ओवर साइज कफ है या अंडर साइज कफ है तो क्या इफेक्ट होगा। तो हम जब ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करते हैं तो हम टिश्यू रेजिस्टेंस को कम करते हैं। तो यदि ओवर साइज कफ होगा तो हमको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा टू ओवरकम द टिश्यू रेजिस्टेंस, तो हमको फॉल्सली हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा। नेक्स्ट वाइवा क्वेश्चन है कि क्या बीपी ब्लड प्रेशर जो है दोनों आर्म में नॉर्मल होता है, सेम होता है दोनों आर्म में, या कोई डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली दोनों ही आर्म में ब्लड प्रेशर हमको सेम मिलता है नॉर्मल इंडिविजुअल में। लेकिन इन केस यदि एक साइड की में आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो हमको दोनों ही आर्म में डिफरेंस मिल सकता है ब्लड प्रेशर में। और अपर लिम और लोअर लिम की बात करें तो हमको डिफरेंट साइज का प्रेशर कफ अप्लाई करना होता है लोअर लिम के लिए, और ब्लड प्रेशर में भी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसा हमने पढ़ा कि बिलो जाने पे ब्लड प्रेशर हाई मिलता है तो हमको लोअर लिम में हाई ब्लड प्रेशर मिलता है एज कम्पेयर टू द अपर लिम। नेक्स्ट मैनोमीटर में जो रीडिंग होती है वो अप टू द 300 mm ऑफ Hg ही क्यों होती है, क्योंकि जो नॉर्मली जो मायोकार्डियल में टेंशन होती है उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वो मैक्सिमम 300 mm ऑफ Hg तक इंक्रीज होता है। सो दैट इज़ अबाउट द वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस in blood pressure recording.